हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की गणित मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस वीडियो से हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की मैथमेटिक्स का। मैं आपको क्लास 10th की कंप्लीट मैथ कराऊंगा। डेली एक वीडियो आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स की आएगी। तो आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे क्लास 10th मैथ की, वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, ये आपका क्लास 10th में नंबर फर्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो क्लास 10th में आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपने क्लास 9th में भी संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर था। उसमें आपने परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, होल नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको रिमेंबर कराने के लिए, याद कराने के लिए, मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिवीजन कराने के लिए लिखा है। इन्हें हम जल्दी जल्दी से समझ लेंगे, इसके बाद अपने चैप्टर पे स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, गिनते जाओगे ये तो कहाँ, अनंत तक, इन्फिनाइट, इनका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? काउंटिंग नंबर्स, जो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, इनका कोई अंत नहीं है, पता नहीं गिनते जाओ खत्म ही नहीं होंगी कभी। तो ये क्या है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं होल नंबर्स। कुछ नहीं है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर दें, शून्य बोले तो जीरो को, अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? जीरो, और प्राकृतिक संख्याएं जो थी वही ऐड हो जाएंगी, मतलब 1, 2, 3, 4, ये भी क्या होंगी? अनंत तक, इनका भी कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके अगर हम ऋणात्मक माइनस में भी इन्हें शामिल कर लें तो क्या बन जाता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हो जाएंगे आपके? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब धनात्मक में भी ये अनंत तक जाएंगी और ऋणात्मक में भी ये अनंत तक जाएंगी। मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं तथा शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब आपकी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं समझनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। कितने? 2 गुणनखंड हों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों? 2। तो देखिए, जैसा कि हम कहें, और वो 2 गुणनखंड कैसे होने चाहिए? एक तो वह संख्या स्वयं होनी चाहिए, और एक गुणनखंड उसका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और खुद से, मतलब वह संख्या जो खुद से एवं 1 से विभाजित होती है क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 2 में 1 का भी भाग जा गया और 2 से भी विभाजित हो गई है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। उसके बाद 3 में 1 का तो सब संख्याओं में ही भाग जाता है। 3 किससे विभाजित है? 1 से विभाजित है, खुद से विभाजित है। मतलब वह संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 हो गया, 3 हो गया। बताइए, 4 अभाज्य संख्या है क्या? 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से और 4 से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जो संख्या खुद से और 1 से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे ये 2 से भी विभाजित है। 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 खुद और संख्या स्वयं, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से, 3 से और 9 से विभाजित होगी। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगी। 15 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 15 कैसे विभाजित होगी? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से स्वयं से होगी, ठीक है। इसलिए 17 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ये भी अनंत होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? समझ में आया आपको? ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, बस यहाँ पे थोड़ा क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद से एवं 1 से विभाजित होती हैं
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, एक वो संख्या खुद और वन। ठीक है, उसके बाद होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, दो से अधिक गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों? दो से अधिक। जैसे कि पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। ठीक है, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि 1, 2, 3 6 से विभाजित है। 1 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 12, 14 ETC, ऐसे करके ये भी कैसी होती हैं? अनंत तक गिनते जाओगे, अनंत तक मिलती जाएंगी। परमेय संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या क्या है इसे समझने के लिए अब परमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे बनी है परमेय संख्याएं? कुछ नहीं है, आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, भिन्न पढ़ी हैं अगर, तो परमेय संख्याएं आपको पता है जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हीं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं, भिन्न को। चलिए एक उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक है, ये हमने एक पिज़्ज़ा बना लिया। क्या बना लिया? पिज़्ज़ा। मान लो कि ये क्या है? एक पिज़्ज़ा है। ठीक है ये क्या है? पिज़्ज़ा है। इसके 4 पीस हैं, इस पिज़्ज़े के 4 पीस हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ घर पे आप हैं और आपका एक छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पिज़्ज़ा आके घर पे रख दिया गया आप लोगों के लिए। तो आप कहीं बाहर थे, तो आपके भाई ने क्या किया, आके इसका ये वाला पीस खा लिया। हमारे भाई छोटे भाई ने क्या किया? छोटे भाई ने आपके क्या किया? ये वाला पीस आके गायब कर दिया, मतलब खा लिया। अब आप घर पे आए, आपने पिज़्ज़े को देखा, तो आप मम्मी के पास गए, मम्मी छोटे भाई ने पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये बात कहना सही है या गलत? मम्मी से अगर आप ये कहोगे कि छोटे भाई ने पिज़्ज़ा खा लिया तो वो क्या समझेंगे कि पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पिज़्ज़ा का सिर्फ एक पीस खाया गया है। कितना खाया गया? एक पीस। कौन सा पीस खाया गया? एक पीस। थे कितने पीस कुल? 4। तो मतलब 1/4 पार्ट खाया गया है। पिज़्ज़ा का कौन सा पार्ट खाया गया है? 1/4 पार्ट। तो मम्मी से जाके क्या कहोगे कि मम्मी छोटे भाई ने जो है 1/4 पिज़्ज़ा खा लिया है, मतलब 4 पीस में से एक पीस उसने खा लिया है। तो बचा कितना है? 3 पीस बचे हैं। कितने में से? 4 में से, मतलब 3/4 पिज़्ज़ा बचा हुआ है, 1/4 पिज़्ज़ा खा लिया गया है। तो ये क्या है? जो हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, ये फ्रैक्शंस के रूप में लिख रहे हैं, इन्हीं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्याएं ऐसे बनी हैं तो परमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, P/Q मतलब अंश बटे हर, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बात है अगर हम एक चीज़ से और समझाएं, अगर आपको परमेय संख्या से रिलेटेड ही है, परमेय संख्याएं होती हैं क्या? अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो परमेय संख्याएं की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब आप लोग ये बताएंगे Q 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? जो Q है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आज इंट्रो क्लास है तो इसमें समझना बेटर है। देखिए क्या है तो चलिए हमने क्या किया, हम 6 पेन लेके आए। 6 क्या, हम चलो 10 पेन लेके आए। मान लो कि हम कितने पेन लेके आए? 10 पेन लेके आए। ठीक है तो हम 10 पेन लेके आए। कितने पेन लेके आए? 10 पेन। और हमने कहा इन 10 पेन को
जो 10 पेन हैं, जो 10 पेन हैं उन्हें 2 बच्चों में बांट दो। कितने बच्चों में बांट दो? 2 बच्चों में बांट दो। तो जो चीज़ बांट रही हैं तो उनसे हम क्या लगाएंगे? भाग। मतलब 10 पेन को 2 बच्चों में बांटना है, चिल्ड्रन में, ठीक है। सी से लिख देगा 10 पेन को 2 चिल्ड्रन में बांटना है। तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, मतलब 5 पेन पर चाइल्ड। मतलब हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन मिलेंगे। हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कहें ये 10 पेन 5 बच्चों में बांट दो, 5 चाइल्ड में बांट दो, तो क्या हो जाएगा? 5 2 10, 5 2 10, तो 2 पेन पर चाइल्ड। मतलब हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 2 पेन मिलेंगे। मतलब ये 10 पेन अगर हम 2 बच्चों में बांट रहे हैं तो 5 पेन हर बच्चे को मिलेंगे, 5 दोनों को दे दिए जाएंगे। अगर यही 10 पेन हम 5 बच्चों में बांट रहे हैं तो 2 पेन हर बच्चे को दे दिए जाएंगे, ठीक है। 5 बच्चे हैं, 2 2 2 सबको दे दो, तो 2 5 10। चलिए अब हम कह रहे तुमसे ये 10 पेन हैं, ये 10 पेन हैं 0 बच्चों में, 0 चाइल्ड, 0 बच्चों में बांट दो। ये 10 पेन 0 बच्चों में बांट दो। ये 10 पेन किस में बांट दो? 0 बच्चों में बांट दो। 0 मतलब 0 बच्चों में बांट दो, बच्चे हैं ही नहीं। जब बच्चे हैं ही नहीं तो बांटने की बात हम कर क्यों रहे? ये तो मतलब असंभव, अतर्का, मतलब इस कथन का कोई तर्क ही नहीं है। जो हम कह रहे हैं इसका कोई तर्क ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? 10 पेन 0 बच्चों में बांट दो, बच्चे हैं ही नहीं, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं? ये फालतू की बात, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई पेन तुम 0 बच्चों में कैसे बांट सकते हो? कोई चीज़ 0 लोगों में कैसे बांट सकते हो? जब लोग हैं ही नहीं तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो असंभव है। असंभव है मतलब 10 पेन हम 0 बच्चों में नहीं बांट सकते। ये कैसा है? ये जो हम कह रहे हैं इसका कोई तर्क ही नहीं है, मतलब ये इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो मतलब क्या है? ये चीज़ कैसी है? असंभव। ये चीज़ कैसी है? असंभव। इसीलिए असंभव है मतलब अपरिभाषित है। कैसी है? अपरिभाषित है। कैसी है? अपरिभाषित। ये चीज़ परिभाषित ही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ परिभाषित नहीं है कि हम कहें 100 चीज़ें 0 लोगों में बांट दो। ये कहना कैसी है? मूर्खता है हमारी। क्या है? मूर्खता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। परमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर क्यों नहीं है? अगर Q 0 के बराबर हो गया तो हमारी बात कैसी हो जाएगी? असंभव, अपरिभाषित, कुछ महत्व ही नहीं है उस बात का। ये चीज़ परिभाषित ही नहीं होती है। किसी भी संख्या में हम कहते हैं 1 लाख में, 1 लाख में 0 का भाग दे, तो ये कैसी है? अपरिभाषित, इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आज आप लोगों को परमेय संख्याएं में समझ में आया कि P/Q के रूप में क्यों कहते हैं, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में होती हैं, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q 0 के बराबर हो गया तो हमारी बात कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित, मतलब ये चीज़ संभव ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन परमेय संख्याएं यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी इनमें कुछ आगे भी है, ठीक है। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पे इसका रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। परमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में जिन्हें लिख सकते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम कहें चलो ठीक है, P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी होंगी वो परमेय संख्याएं होंगी। मतलब P/Q के रूप में जो भी संख्या होंगी वो कैसी संख्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अब हम एक संख्या लिख रहे हैं 2/3। बताइए कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, ठीक है। हम कहें 3/4 कैसी है? 5/6 कैसी है? परमेय संख्या है। हम कहें √2/7, ये भी तो अंश बटे हर के रूप में लिखी है। क्या ये परमेय संख्या है? क्या ये परमेय संख्या है? तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या की एक कंडीशन और है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों, Q 0 के बराबर ना हो, तथा जो P और Q हैं दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P/Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। तो यहाँ पर √2 तो पूर्णांक है ही नहीं, इसी वजह से ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। परमेय संख्याओं की एक परिभाषा ये भी होती है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत
या अशांत परंतु आवर्ती होता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अशांत और शांत क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि हम आपसे मैं 10/3 10/3 10/3 का मतलब क्या है, वो परमेय तो है, इसको भाग नहीं देते 3.3333 हमेशा आएगा। तो ये कैसी संख्या है 3.333 हमेशा क्या कर रहा है, आवर्ती है, रिपीटिशन, इसका रिपीट हो रहा है। ऐसे ही हम तुमसे कहें क्या 10/4 10/4 का मतलब क्या होगा 4×9 8 और 5 का 20 ढाई। 10/4 का मतलब क्या होगा ढाई। मतलब ये दशमलव की एक अंक के बाद क्या हो गई, रुक गई। जो चीज रुक गई मतलब क्या हो गई, कोई व्यक्ति अगर रुक गया पहले उसने मतलब काफ गई, काफी उड़न मचा रखा हो और वो नहीं एक जगह आके रुक जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। क्योंकि ये दशमलव की एक अंक के बाद रुक गई क्या हो गई, शांत। परंतु 10/3 3.3 ये कभी भी रुक नहीं रही है, रिपीट कर रही है। कैसी हो गई, अशांत, अशांत हो गई। क्या हो गई, अशांत। परंतु इस बार ये क्या है, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, रिपीट कर रही है। ये क्या है, अशांत। इसीलिए परमेय संख्या का वो दोनों 10/3 ये पूर्णांक भी है, p/3 ये p/3 के रूप में दोनों पूर्णांक के q0 है। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन इसीलिए परिभाषा और बनाई गई है। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसाद शांत हो या अशांत परंतु कैसा होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, वो भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर मैं आपको जल्दी में समझा रहा हूँ क्योंकि आप ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो परमेय संख्याओं से संबंधित हम क्या लिख सकते हैं, पहली कैसे हम ये लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/3 के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p व q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसाद शांत हो या अशांत हो परंतु आवर्ती रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी परमेय संख्याएं होगी। अब है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, ये संख्या जो परमेय ना हो अपरमेय होंगी, जैसे कि √2 √3। तो देखिए अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो परमेय ना हो। जो परमेय संख्या अपरमेय क्या होंगी, जो परमेय ना हो। और अपरमेय संख्याएं होती हैं √2 √3 √5 √7, मतलब ऐसी संख्याएं जो रूट से पूर्णतः बाहर नहीं आती हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरमेय कहलाती हैं। अपरमेय की एक दूसरी परिभाषा भी है। अपरमेय संख्याओं की दूसरी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो अशांत एवं अनावर्ती होती हैं उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपने पाई की वैल्यू सुनी होगी 3.14732 ऐसे करके काफ़ी होता है ना, ये डिजिट कभी रिपीट करते हैं ना ही ये कभी शांत होती है। तो पाई भी कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो अपरमेय संख्याओं में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, वे संख्याएं जो परमेय नहीं है अपरमेय कहलाती हैं, ठीक है। अब क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आपकी, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमेय प्लस अपरमेय, परमेय प्लस अपरमेय संख्या, परमेय प्लस अपरमेय होती हैं। मतलब परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के समूह को हम एक साथ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सम संख्याएं। सम संख्याएं आप सभी जानते होंगे, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सम संख्याओं में अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके ये अनंत तक होंगी, क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित हैं। अब विषम संख्याएं क्या होंगी, 3 5 7 9 11, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं विषम संख्या सम संख्याएं, और जो विषम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है। तो ये अपना था एक क्विक रिवीजन क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था उसका, ठीक है। अब हम चैप्टर जो अपना है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या टर्म्स आएंगे, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसकी हम समरी देखेंगे, मतलब कैसे कैसे टर्म्स होंगे, क्या क्या करना होगा इस चैप्टर में, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले इस चैप्टर में होती है एक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 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 ठीक है। एक होती है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। एक होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। एक होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। कुछ नहीं है, ये बस नाम है, इनसे आपको डरना नहीं है। ये कुछ नहीं है, आपने एचसीएफ निकाला है कभी छोटी क्लासों में लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे हम लोग 25 से 25 और 16 का जैसे एलसीएम निकालते थे। 16 एकम 16 कितने आ गए? 9। फिर इस 16 को यहाँ ले आते थे, 9 एकम 9, फिर ऐसे करके बनाते जाते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड वही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ सीखे थे क्लास छोटी क्लासों में, ये वही है। ठीक है। तो क्या है? तो देखिए आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया है। क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है। ये आपकी ये है। ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया। इस लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम ज्ञात क्या करेंगे इस चैप्टर में? मतलब इसका प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है? इससे हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इससे हम क्या करेंगे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग आपका एक्सरसाइज 1.1 में होगा और हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये आपकी क्या है? ये आपकी है अभाज्य गुणन विधि। मतलब अभाज्य गुणन, प्राइम फैक्टर हम किया करते थे छोटी क्लासों में, वही है ये अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि। इससे हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणन विधि का प्रयोग, मतलब कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हम किस में करेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे किस में? नंबर 1, दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए करेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। और इसी का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? कोई संख्या शांत या कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। ठीक है। तो ये चीज़ें बस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़नी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हम छोटी क्लासों में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते थे। इससे हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे इस चैप्टर में भी। ठीक है। और जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये अभाज्य गुणन विधि है। प्राइम फैक्टर जो हम पढ़ा करते थे जैसे कि छोटी क्लासों में, जैसे कि हम कहें 36 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो क्या करोगे? 2 1 जा 2 8 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये क्या है? इसके अभाज्य गुणन है। तो ये अभाज्य गुणन किया करते थे छोटी क्लासों में, वही ये विधि है। इस विधि से हम इसका अनुप्रयोग क्या है? मतलब इसका क्या प्रयोग करेंगे? दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। जैसे कि आपको कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, वो हम इस विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर होता है कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, मतलब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये हम पता
करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।